हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम सब फाइनली अब ग्रेजुएट हो गए हैं 4 साल के बाद। और इस वीडियो को बनाने का मेरा एक इंटेंशन है कि मुझे पता है अभी हम जब अब फाइनली ग्रेजुएट हो गए हैं तो हम लोगों की सिचुएशंस क्या है कि आगे क्या किया जाए और कैसा कैसा है। ठीक है, वैसे तो अब ये मत सोचना कि ये क्या बकवास कर रही है यार, ये कोई टीचर है क्या क्या बताएगी, ये अभी खुद तो हमारे साथ ग्रेजुएट हुई है। तो ऐसा कुछ मत जज करना प्लीज़। बस मेरा यही इंटेंशन है कि मैंने मतलब कुछ चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में मतलब दिमाग खराब किया है कि क्या क्या कैसे क्या होगा, ये सब में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग माथापच्ची की है। तो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्व किया है, तो जो भी कुछ मैंने उन चीज़ों से कंक्लूजन निकाला मैं बस वो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। तो शायद शायद ये आप में से किसी ना किसी के लिए बेनिफिशियल हो, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी मेरे लिए। तो बस मैं वो चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो अब जब हम ग्रेजुएट हो गए हैं तो हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। 4 कैटेगरी के स्टूडेंट्स में हम लोग डिवाइड हो गए हैं। पहले तो वो जिन्होंने मतलब जिनका जो रास्ता है वो एमबीए की तरफ है। ठीक है, तो जो एमबीए वाले हैं वो उन्होंने ऑप्ट कर लिया एमबीए। तो लेकिन ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो अब हम जो 3 तरह के स्टूडेंट्स बच गए हैं उनके लिए है ये वीडियो। ठीक है, तो पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो जो अब सोच लिया है जिन्होंने कि ग्रेजुएशन हो गया है, बहुत हो गया है, अब हमें प्रिपरेशंस ही करनी है। ठीक है, तो पहले कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हो गए। तो दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हो गए जिन्होंने सोचा है कि उन्हें मास्टर्स करनी है। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो हो गए जिन्होंने सोचा है कि अब उन्हें पढ़ाई नहीं करनी है और उन्हें बिजनेस सेटअप करना है। ठीक है, तो जो ये तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सोच लिया है कि अब उन्हें बिजनेस सेटअप करना है, ये वीडियो उनके लिए भी नहीं है। तो अब जो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सोचा है कि उन्हें प्रिपरेशंस करनी है, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सोचा है कि उन्हें मास्टर्स करना है, इन दोनों चीज़ों पे ही मैं बात करना चाहती हूँ आप सबसे। ठीक है, तो पहले मैं उनकी बात करना चाहती हूँ जो जिन्होंने सोचा है कि अब उन्हें ड्रॉप करना है और प्रिपरेशंस करनी है। ठीक है, मुझे पता है अभी तक हम जैसे मतलब डेवलप होते आए हैं, जिस तरह के एजुकेशन सिस्टम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम रहा है, जिस तरह से हम बड़े हुए हैं, तो मुझे पता है हमारे अंदर एक उस तरह का होता है कि हाँ अब जब पढ़ाई शुरू होगी तब से शुरू करेंगे, है ना। तो इस बार तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि अब आप लोग जब कोचिंग में जाएंगे तब से पढ़ाई शुरू करेंगे, तो मुझे पता है आप सब हम सबको ही पता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ गई है कि अब करें तो करें क्या करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो खुलने नहीं वाले, है ना। और घर में थोड़ा लाइफ थोड़ा मोनोटोनस होती जा रही है ना। तो अब मतलब क्या करें घर से। अब सोच एमएससी का तो सोचा नहीं था शुरू से, तो एमएससी करनी भी नहीं है, तो प्रिपरेशन ही करनी है, तो घर से कैसे प्रिपरेशन करें और किस चीज़ की प्रिपरेशन करें, है ना। शायद आप में से जो ज़्यादा लोग होंगे वो यही सोच रहे होंगे कि वो मतलब प्रिपरेशंस मतलब हमारे पास जब हम प्रिपरेशंस की बात सोचते हैं तो हमारे पास बहुत कम चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, और उसमें से जो पहला ऑप्शन होता है वो ये होता है कि हम एएफओ के लिए जाएं। एएफओ ज़्यादातर स्टूडेंट्स हम में से इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली उसका जो सिलेबस है वो हमें लगता है कि थोड़ा सा ईजी है ना। जबकि हमें पढ़नी तो एग्रीकल्चर पड़ती है उसमें। तो अब एक बात आएगी कि मतलब यार मैं मानती हूँ उस चीज़ को कि अगर हम खुद से पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है ना। और हम लोगों को आदत है कि डंडा लेके पढ़ने वाली, है ना। तो ये चीज़ है, मैं मानती हूँ उस चीज़ को। तो मैं मतलब उन उन आप में से जिन्होंने भी ऐसा चूज़ किया है कि वो लोग खुद से प्रिपरेशंस करेंगे, तो वो लोग खुद से प्रिपरेशंस करेंगे, तो उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है। अगर आप लोग एएफओ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो अगर आप और आपको जाना कहीं पॉसिबल तो है नहीं इस बार, तो एक चैनल है एग्री कोचिंग चंडीगढ़। ठीक है, इनकी वेबसाइट भी है। ये मतलब अभी तक का बेस्ट बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है एग्री कोचिंग चंडीगढ़। ठीक है, अगर आप एएफओ की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो। और इस साल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वहाँ पे तो क्लासेस हो नहीं पा रही हैं, तो ये सब ऑनलाइन ही कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप इनके ऑनलाइन कोर्सेज भी ले सकते हैं। अगर आप इनके सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो वो शायद कोर्स इनका 5000 का है। और अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं मेंस की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ एग्रीकल्चर की, तो वो शायद 10,000 का है। और ये आपके टेस्ट लेते हैं डेली। ठीक है, और आपसे रोज क्विजेज होती हैं आपकी, इस तरह का इनका सेटअप है। तो अच्छा है काफ़ी, मतलब आप इनके डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। इनका चैनल है एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नाम से। तो अगर आपको अच्छा लगे तभी आप इसके लिए
जाना मतलब, लेकिन ये बहुत बेस्ट है, आप देखना खुद से और आपको मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप प्री के साथ प्री का भी प्रिपरेशन मतलब पैकेज लेना चाहते हैं इन्हीं से, तो ये पूरा आपको 14,000 का मिलेगा पैकेज, और ये 31 मार्च तक वैलिड होगा, ठीक है। तो एक आपके पास ऑप्शन ये है कि आप घर से ये ऑप्ट कर सकते हैं। अब दूसरे लोग वो होंगे जो एसएससी या किसी और चीज़ की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए तो बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे वाईफाई स्टडी है, क्वांट रीजनिंग और ये सब करवा देते हैं वो, स्टडी आईक्यू है, अन अकेडमी है। तो जिसके भी आपने क्वांट रीजनिंग के तो बहुत सारा चीज़ पढ़ा हुआ है यूट्यूब में, है ना। बस यही होता है कि एक सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको हम टाइमली देखें नहीं। पर कोचिंग, अगर हमने कोई कोचिंग ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया तो इससे ये हो जाता है कि हाँ, एक टाइम बन जाता है हमारा, इस टाइम पे पढ़ना है, उस टाइम पे वो लाइव क्लासेस ले रहे हो आप, तो आपको एक रूटीन बन जाता है, ठीक है। और आपको ऐसा ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप घर पे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ रहे हो, है ना। वो आपको डेली का टास्क देंगे, आप डेली का टास्क कंप्लीट करोगे, अगले दिन आपसे क्वेश्चनिंग होती है, तो अच्छा लगता है इस चीज़ में काफ़ी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप अभी मतलब, क्योंकि अब तो हम ग्रेजुएट हो गए हैं, है ना, अब हम कब का वेट कर रहे हैं, पीजीसी और ये सब हमारी आ जाएगी, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो और बाकी बाकी इसके अलावा हम किस चीज़ की प्रिपरेशंस कर सकते हैं, क्वेश्चन ये भी है ना। तो अगर हम एएफओ के लिए सोचते हैं पहला, तो उसके अलावा ना हम जो मतलब दूसरा ऑप्शन हमें यही दिखता है कि एसएससी की प्रिपरेशन करो, लेकिन एसएससी उन यूपीएससी की जो प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं उनके लिए सेकंड ऑप्शन होता है, और उनके लिए ही इजी भी पड़ता है थोड़ा, क्योंकि वो लोग जनरल स्टडीज और इन सब में बहुत थरो होते हैं ना, तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। अब हमारे लिए दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि हम और कहाँ जाएं यार, है ना। अब जैसे जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर है ना, उस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर भी एक अलग है, और ये भी एक तरह की गवर्नमेंट जॉब है ना, इंश्योरेंस सेक्टर। तो जैसे बैंकिंग सेक्टर में हम एसबीआई का फॉर्म भर देते हैं, आईपीबीएस का फॉर्म भर देते हैं, और अलग अलग जो बैंक्स के फॉर्म आते हैं उसमें हम भर देते हैं ना। तो इसके अलावा हम इंश्योरेंस सेक्टर में भी ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे एनआईसीएल है और एनआईएसीएल है, आप इनको गूगल कर लेना, और इनके भी अलग से एग्जाम्स होते हैं। ये तो नहीं कहूँगी कि हर साल होते हैं, पर 2 साल में एक बार या 2 साल में एक बार, मतलब या तो एनआईएसीएल का हो जाएगा या एनआईसीएल का हो जाएगा, है ना। दो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एक अलग है, ओआईसी, है ना। तो इस तरह के एलआईसी हो गया, तो ये सब इंश्योरेंस सेक्टर है, ये बैंकिंग सेक्टर से एकदम अलग है। और इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी इसी तरह का है कि इसमें क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस ये सब पूछा जाता है, ठीक है। और एलआईसी का तो 2 साल में 3 साल में हमेशा आता ही आता है। एलआईसी का ये असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो पोस्ट है उसमें भी यही चीज़ें आती हैं कि क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल इंटेलिजेंस और इंग्लिश, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि और इसके अलावा अगर हमें क्वांट रीजनिंग में नहीं जाना, अगर उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि मैथ्स एक थोड़ा सा हर्डल, मतलब एक हर्डल बन रहा है उनकी प्रिपरेशन में, और उनसे नहीं हो सकता ये बैंक की चीज़ें, या उनके बैंक उनके लिए नहीं है, तो उनके लिए एक और ऑप्शन है कि अपने स्टेट में यूके ट्रिपल एससी और यूपीएससी, ठीक है। तो जो यूपीएससी है उसमें तो बड़े बड़े एग्जाम्स आते हैं, लेकिन जो यूके ट्रिपल एससी है उसमें लोअर लेवल के एग्जाम्स आते हैं। अब लोअर लेवल इसको ये मत समझना कि 4th क्लास में भर्ती हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूके ट्रिपल एससी में भी अच्छी अच्छी, जैसे बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स आती हैं अच्छी अच्छी, और उसका एग्जाम पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। बस इसके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और पेशेंस मतलब अभी हमारे पास बहुत टाइम है यार, 42 ईयर्स तक उसका एज होता है। यूके ट्रिपल एससी में हम 42 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं ना। तो जब भी भर्ती आएगी हमें बस अपनी प्रिपरेशन उस चीज़ के लिए रखनी होगी, है ना। तो यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न मतलब वो ना उन लोगों के लिए जिनको, जो यूके ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम होगा वो लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको मतलब बैंकिंग सेक्टर में नहीं जाना और वो करना है, मतलब है ना, कुछ अलग से चाहिए। उसका सिलेबस है कि उसमें आती है जनरल स्टडीज़, हाँ उसमें आती है हिंदी 20 मार्क्स की, 100 मार्क्स का पेपर आता है, 20 मार्क्स की उसमें सिर्फ हिंदी होगी, और 40 मार्क्स का उसमें जनरल स्टडीज़ और जीके होगा, 40 मार्क्स का, ठीक है। और जीके ज़्यादातर ये होगा कि उत्तराखंड का जीके, नदियाँ, सास बहू किसको कहते हैं, जैसे अलकनंदा भागीरथी, और मतलब टिहरी बोल रही हूँ, सॉरी, इसका ही हिस्ट्री, उत्तराखंड का ही हिस्ट्री और ये सब होगा उसमें, और उत्तराखंड का ही जनरल नॉलेज उसमें आएगा, ठीक है। और बाकी बाकी उसमें जो जनरल इन्फॉर्मेशन और होगी वो यूके से रिलेटेड, वो भी पूरी 40 मार्क्स की होगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें कोई मैथ्स नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका 100 मार्क्स का पेपर, और ये होता है तो आप सीधा मतलब जैसे यहाँ पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें क्लरिकल की पोस्ट में आप सीधा रिक्रूट होते हो, तो इसकी पोस्ट तो थोड़ा देर में आती है, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है
बैंकिंग के अलावा, ठीक है। और इसके अलावा हम कहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे अभी कुछ पोस्ट आई थी उसकी, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये तो खैर बहुत चांस की बात है कि कभी कभी आएंगी, ठीक है। और इसके अलावा और चीज़ें हैं, हम जैसे उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पे सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के लिए रिक्रूटमेंट होता है। अभी जो पैटर्न देखा जा रहा है वो 5 साल में एक बार लगभग जरूर आ रहा है ये, और अभी ये लास्ट ईयर और इस साल ऐसा हुआ है कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब रेगुलर आया है ये। पिछले साल भी आया था और इस साल भी आया इसका रिक्रूटमेंट। इस साल तो हम नहीं भर पाए क्योंकि हम ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका जो पैटर्न है ना वो भी अच्छा है। ये तो नहीं कहूंगी कि इसमें फॉरेस्ट्री आता है, पर इसमें सिर्फ फ्लोरिकल्चर पूछते हैं, सिर्फ फ्लावर्स के बारे में ही पूछते हैं इसमें, फ्लावर्स फ्लावर्स एंड फ्लावर्स, सिर्फ फ्लोरिकल्चर। तो अगर आपके पास अभी अभी जैसे इस साल आया है तो अब 3-4 साल में ये आएगा, पक्का आएगा। और अब जैसे प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन ये नहीं जाएगा प्राइवेटाइजेशन में, है ना। तो जैसे मतलब हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर मर्ज हो रहा है और ये सब, लेकिन इसका एग्जाम तो अलग ही कंडक्ट होगा क्योंकि एक अलग से बॉडी है ना। तो इसका कोई प्रीलिम्स नहीं होता है, इसमें सिर्फ सिंगल स्टेज एग्जाम होता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 80 मार्क्स का फ्लोरिकल्चर आता है आपका, और जो 40 मार्क्स हैं उसमें इंग्लिश, जीके, थोड़ी सी रीजनिंग, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम है और इसमें ये गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ काम करना पड़ता है नहीं। जैसे जो दिल्ली में जो प्राइम एरियाज हैं, मुगल गार्डन, ये सब, इस सब को मतलब आपको जो गार्डन जो वहाँ पे माली वाली है उन सबको सुपरवाइज करना होता है, ठीक है। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है और पिछले मतलब काफ़ी टाइम से ये परमानेंट मतलब आए जा रहा है इसका रिक्रूटमेंट। तो अभी भी ये 2-3 साल के अंदर आने वाला है और हमें भी जो ग्रेजुएशन होने के बाद हमारा 2-3 साल तक तो हमें स्ट्रगल करना ही है किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो हम इसको भी एक ऑप्शन रख सकते हैं कि हम साथ साथ में फ्लोरिकल्चर पढ़ते रहें। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होगा उन लोगों के लिए जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं अभी ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना। बाकी तो बस यही है। तो एग्ज़ाम्स जो उनका था उनके लिए ये वीडियो है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कि फॉरेस्ट्री में जो मास्टर्स या किसी और मतलब जो मास्टर्स करने का सोच रहे हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस है। तो अभी इन लोगों के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। हेलो। हाँ, अब बात करते हैं उस उन उन स्टूडेंट्स की जो मास्टर्स को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो मास्टर्स का जिन लोगों ने भी ऑप्ट करने का सोचा है उसके बाद हम सबको ये पता है कि इसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो हम रिसर्च में जा सकते हैं या तो हम टीचिंग में जा सकते हैं, ठीक है। और टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन बन गया है अब कॉलेजेस में स्पेशली, जहाँ पे हम लोग पूरा डिपेंड नहीं हो सकते कि हाँ टीचर बनना है तो मैं बन ही जाऊंगी या मैं बन ही जाऊंगा, क्योंकि हम उस चीज़ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रह सकते। क्या पता इंटरव्यू में किसको सेलेक्ट कर दे, है ना। तो उस चीज़ पे डिपेंड नहीं रह सकते हम। तो जो रिसर्च का जो ऑप्शन है उसके लिए अभी हमें मतलब अगर हमें आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स में साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए हमें एआरएस का एग्ज़ाम देना पड़ता है जो आईसीआर कंडक्ट करवाता है। और उसके लिए अभी तक उसमें ये मतलब एक विवाद चल रहा है कि उसके लिए जो एलिजिबिलिटी हो पीएचडी हो, और शायद ये हो भी गई है अब पीएचडी उन लोग एआरएस का एग्जाम देने के लिए शायद ये एलिजिबिलिटी बन गया है या फिर बनने वाला है कि पीएचडी शुड बी देयर, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी पीएचडी चाहिए। और 2022 से ये भी होने जा रहा है कि अगर हमें किसी भी कॉलेज में पढ़ाना है तो हमारे पास पीएचडी डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब जब ऐसा होने जा रहा है तो हम जब मास्टर्स कर रहे हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम मास्टर्स कर रहे हैं तो हमें अब पीएचडी करना भी ज़रूरी है, ठीक है। चाहे हम टीचिंग में जाएं चाहे हम रिसर्च में जाएं, पीएचडी मतलब मस्ट है अगर हम मास्टर्स कर रहे हैं तो, ठीक है। और हम इसी में करियर बनाना चाहते हैं तो अब बात आती है कि सब्जेक्ट्स जो हैं एआरएस के लिए जो प्रिपरेशन सोच रहे हैं कि हाँ हम एआरएस करेंगे और साइंटिस्ट जो लोग बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसा ऑप्शन है कि जो फॉरेस्ट्री से कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री से जो मास्टर्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये है कि फॉरेस्ट्री में मैंने जहाँ तक जो एनालिसिस मेरा रहा उसमें मैंने यही चीज़ देखी कि एग्रो फॉरेस्ट्री की पोस्ट ज़्यादा आ रही है कंपैरेटिव टू अदर सब्जेक्ट्स। जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसकी पोस्ट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा चांस हर साल लगभग जब भी पोस्ट इसका रिक्रूटमेंट आता है एआरएस का तो उसमें एक दो पोस्ट होती हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के साइंटिस्ट की, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा स्कोप है बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में अगर आप एआरएस के थ्रू साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो, ठीक है। और बाकी जैसे बाकी जो चीज़ें हैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि उनके लिए स्कोप नहीं है साइंटिस्ट में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पर जैसे जो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए एलिजिबिलिटी होगा वो होगा कि
एग्रो फॉरेस्ट्री का साइंटिस्ट का पोस्ट आया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री मांगा है, उसके लिए एलिजिबिलिटी ये दिया होगा कि एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री या तो एमएससी फॉरेस्ट्री, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप एलिजिबल तो हो जाओगे उसके लिए। पर ये हमें खुद समझ सकते हैं कि जब एग्रो फॉरेस्ट्री का पोस्ट है तो इंटरव्यू होगा, तो ऑब्वियसली उसी लोग उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो एग्रो फॉरेस्ट्री से करके आए हैं, है ना। तो इस तरह से थोड़ा एग्रो फॉरेस्ट्री में ज्यादा प्रेफरेंस है, जो एआरएस के लिए जाना चाहते हैं उन लोगों को मैं ये बात मैं बता रही हूँ। और दूसरा जो है, जहां हम साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं जैसे एफआरआई है, वो लोग भी साइंटिस्ट की, एफआरआई का कुछ लेना देना नहीं है आईसीआर से, और ये लोग साइंटिस्ट के लिए अलग से रिक्रूटमेंट निकालते हैं, ठीक है। अभी 2019 में इन्होंने 13 पोस्ट निकाली थी साइंटिस्ट बी की, और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखा था वो था एमएससी फॉरेस्ट्री, चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री से हो, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट यूटिलाइजेशन से हो, सिल्वीकल्चर से हो, इवन किसी भी चीज से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आ गई थी बीएचयू के स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग बीएचयू से एग्रो फॉरेस्ट्री करके आए थे। बीएचयू जो है वहां पे एमएससी एग्रीकल्चर का डिग्री मिलता है एग्रो फॉरेस्ट्री को, ठीक है। और जैसे जो हमारा कॉलेज है वहां पे एमएससी फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री का डिग्री दिया जाता है, ठीक है। और वहां पे फॉरेस्ट्री का कोई डिपार्टमेंट नहीं है बीएचयू में, वहां पे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के अंडर आपको एग्रो फॉरेस्ट्री करवाया जाता है। तो वो जो डिग्री मिलती है वो ये मिलती है एमएससी एजी इन एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। और जो रिक्रूटमेंट आया था एफआरआई का फॉर साइंटिस्ट बी, उसका ये सोल एलिजिबिलिटी था कि वन शुड हैव एमएससी फॉरेस्ट्री, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं थे उस चीज के लिए, तो ये इशू आ गया था बस बीएचयू की डिग्री में, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, वहां पे भी अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए वो साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट करते हैं कभी कभी। तो उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि बल्क में पोस्ट आ जाती है, वो बस ऐसा होता है कि कभी एक पोस्ट आ गई, दो पोस्ट आ गई, तो ऐसा आती है पर बहुत कम आती है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, वहां पे भी कभी कभी आ जाती है फॉरेस्ट साइंटिस्ट के लिए, और उसके लिए और भी एलिजिबल होते हैं, जैसे एनवायरमेंट साइंस एलिजिबल हो गया, और अलग दूसरे मतलब लाइफ साइंसेज वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो वहां पे भी आप लोगों का चांसेस है कि हम लोगों का चांसेस है कि हम जा सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जैसे जैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी कभी कभी आ जाता है ना। तो इस तरह के जो है वो वहां पे हम जा सकते हैं। फॉर साइंटिस्ट का जो रास्ता है वो यही है, या तो एआरएस से जाओ, या तो जो अलग अलग जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं वो जब पोस्ट निकालती हैं तो उसके थ्रू चले जाओ, है ना। बाकी इसके अलावा भी है, ये तो मैंने 3 के मेंशन किया, ऐसा नहीं सिर्फ यही है, और भी हैं यार, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ये जो है MOEFCC, तो ये भी अलग से रिक्रूटमेंट निकालती है कभी कभी, है ना। लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं तो उसके लिए हम भी एलिजिबल हो सकते हैं, है ना, उसके लिए हम भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस तरह से हर इंस्टीट्यूट्स का अगर हम अभी तो मतलब जब मैं बता रही हूँ ना ये चीज, तो ये बहुत कम लग रहा है यार, यही है ऐसे तो करके ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे। बस आप एक एक करके एक बार लिखने बैठोगे ना कि MOEFF भी है, और बाकी जैसे बहुत सारे जैसे WWF है, ऐसे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स और नेशनल इंस्टीट्यूट्स, इन सब में आती है पोस्ट, ठीक है। तो हम भर सकते हैं, उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। बस यही है कि हमें उसको और ज्यादा घुसना पड़ेगा, उसके अंदर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या पोस्ट आ रही है, हम रेगुलर साइट को विजिट्स करें, हमको सब पता रहे कि कहाँ पे क्या आ रहा है, इस तरह का थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। तो ये चीजें, यही ऑप्शंस हैं अगर हम रिसर्च में जाना चाहते हैं तो, ठीक है। अब हम टीचिंग में अगर हम जाना चाहते हैं तो मैंने बताया टीचिंग का कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कि हम गवर्नमेंट लग ही जाएंगे, वो एक लक की बात हो जाएगी। और दूसरा चीज, अगर हम MSc कर रहे हैं तो हमारे लिए नेट क्लियर करना बहुत कंपलसरी हो जाता है। अब नेट भी हमारे पास बहुत टाइप के हैं, एक UGC नेट है, और एक CSIR का नेट होता है, और एक ICR का नेट होता है, ठीक है। तो इसमें से अगर आप फॉरेस्ट्री से करते हैं तो आपको जो ICR वाला नेट होगा वो ज्यादा इजी पड़ेगा, और अगर आप इन्वायरमेंट साइंस से करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको जो UGC वाला नेट है वो आपको कंपैरेटिवली इजी पड़ेगा, कि उसमें इन्वायरमेंट साइंस ही पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आप लाइफ साइंस किसी और दूसरे सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो फिर आपको CSIR वाला नेट जो है लाइफ साइंस से वो देना पड़ेगा, उसमें आपको
बॉटनी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो टीचिंग के लिए ये चीज़ें हैं कि अगर हमारा नेट क्लियर है तो हम एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो जैसे ये अब कंपलसरी होने जा रहा है, तो अगर हमने पीएचडी नहीं किया तो शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा होगा यूजीसी के, तो उनमें शायद हमें पढ़ाने का मौका मिल जाए। अगर हमारा नेट क्लियर है तो ही ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो अगर हम एमएससी कर रहे हैं तो ये होना चाहिए कि हमारा नेट तो क्लियर हो ही हो, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं, और फॉरेस्ट्री वाले कहाँ जा सकते हैं, ये दो ही चीजें हैं फॉरेस्ट्री के बाद, ऐसा है ना। बाकी और क्या चीज कर सकते हैं, बाकी यार अगर हम सच में मतलब अगर हमें सेट पैटर्न पे चलना है ना कि वो सरकारी नौकरी वाला चाहिए सीन, तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है, कि टीचिंग में चले जाओ या फिर रिसर्च में चले जाओ, ये दो चीजें कर सकते हैं हम इंडिया में, है ना। पर इसके अलावा अगर हमें मतलब एकदम फॉरेस्ट्री वाला कोर फॉरेस्ट्री में घुसना है ना, तो कि मतलब पैशनेट वाला, कि अगर कोई बहुत पैशनेट है फॉरेस्ट्री ही में लिया है, तो अब इतना टाइम इन्वेस्ट किया है तो फॉरेस्ट्री में ही घुसना है, तो वो ना क्या कर सकता है कि इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं यार, जैसे वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, और बाकी ये नासा में इवन, वो नासा में पता है कैसे जा सकते हैं हम लोग, जैसे अगर फॉरेस्ट्री किया है किसी ने, ठीक है, और उसके बाद ना किसी ने ना मतलब बहुत अच्छे से रिमोट सेंसिंग का प्रैक्टिस किया है ना इन्वायरमेंट में या फॉरेस्ट में, जिस तरह से हो रहा है ये प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं, उसका जो रिमोट सेंसिंग में सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं उन चीज़ों के लिए, ये बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया। तो आप वैसे अगर आप एमटेक करना चाहते हैं, इसके बाद ना एमएससी के बाद आपको एमटेक करना पड़ेगा आईआईआरएस से, ठीक है, उसके लिए भी अलग से एग्जाम होगा। और उसको अगर आपने एमटेक वहां से कर लिया और आप उसके बाद आपको पीएचडी करनी पड़ेगी आईआईआरएस से, और अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा ना, आपको नासा वहां से पिक कर लेगा, ऐसा है। मतलब हम वहां तक भी जा सकते हैं अगर हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है फॉरेस्ट्री में, तो ही पॉसिबल है ये बस, ठीक है। और इसके अलावा जैसे बहुत सारे और भी, जैसे ना हम अगर हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ टाइप में, इस तरह का इंस्टीट्यूट्स में, तो जाना है, मतलब बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्ट आ रहा है किसी भी चीज में, तो जितने भी नेशनल पार्क्स और ये सब होते हैं ना, तो ये जैसे इनको बर्ड्स हैं, जैसे भरतपुर बहुत फेमस है एवियन उसके लिए, फौना के लिए, तो वहाँ पे जैसे ये जो सेंचुरीज हैं और जहाँ पे बर्ड का जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा ज्यादा है, तो वो लोग बर्ड सर्वे कंडक्ट करवाते हैं। और कुछ भी जैसे किसी एनिमल्स का सेंसस होता है, तो वहाँ पे ना वॉलंटियर्स को वेलकम किया जाता है, वॉलंटियर्स को वहाँ पे इनवाइट किया जाता है, और जो वॉलंटियर्स है वहाँ पे वॉलंटियर कर सकते हैं उस पॉपुलेशन को काउंट करने में। तो इस तरह से ना अगर आप अपना सीवी बहुत इंप्रेसिव बना लेना, तो आप इस सेक्टर में कहीं ना कहीं तो घुस ही जाएंगे, ऐसा है, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत अच्छा कि हाँ आपने यहाँ पे भी वॉलंटियर किया है, वाइल्ड लाइफ में यहाँ पे वॉलंटियर किया, तो आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं उस चीज की, कि आप कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, है ना। प्रोजेक्ट्स में काम आते रहते हैं वाइल्ड लाइफ के, तो अगर आपको प्रोजेक्ट में काम करना है, तो जैसे मास्टर्स हो गया आपका कंप्लीट, फॉरेस्ट्री से ही कंप्लीट हो गया, और आप वाइल्ड लाइफ में जाना चाहते हैं आगे, तो आप मतलब एक्सपोजर भी होता है एक चीज, है ना। एक तो होता है कि हमारे पास डिग्री है, होता है हमारे पास एक्सपोजर है, हमें पता है क्या चीजें कैसी हैं, तो वो चीजें बहुत बेनिफिशियल होती हैं आगे जाके, ठीक है। तो अगर आपको जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में काम करना है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में काम करना है, किसी साइंटिस्ट के साथ कुछ काम हो रहा है, आपको करना है वहां पे, तो आपको ना पहले रिसर्च पेपर देख लो। जैसे आपको रेप्टाइल्स में काम करना है, ठीक है, तो रेप्टाइल्स में आप देख लो किस किस का क्या रिसर्च पेपर है, तो जो आपको लगे ना जिसके ज्यादा पेपर हैं जिस साइंटिस्ट के, उसका मेल तो होता है ऊपर, हर रिसर्च पेपर में उसका एक मेल मेंशन होता है, ठीक है। तो मेल में उसको मेल कर दो, वो रिस्पॉन्ड जरूर करेगा साइंटिस्ट, है ना, कि सर ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं मतलब काम करना चाहूंगी, अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी दें तो, ठीक है। तो वो रिप्लाई जरूर करेंगे, 15-20 दिन के अंदर वो रिप्लाई जरूर आएगा कि हाँ बेटा आप आ जाओ, अपना सीवी भेज दो, और सीवी भेज दो अपना, और ये जरूर होगा, मतलब वो रिप्लाई जरूर करेंगे और आपको इनवाइट कर लेंगे वहां पे, है ना। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं, इस तरह से हम काम कर सकते हैं रिसर्च ऑप्शंस में। और बाकी इसके बाद भी मतलब यही चीजें हैं फॉरेस्ट्री में, है ना। और बाकी क्या कर सकते हैं, अगर हमें कुछ बहुत ही डिफरेंट करना है ना, बहुत ही डिफरेंट, तो हम बाहर भी जा सकते हैं पोस्ट डॉक करने। इंडिया में तो पोस्ट डॉक नहीं है फॉरेस्ट्री के लिए, जो पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री होती है, पर बाहर जाके हैं अपॉर्चुनिटीज। अब ना बात ये आती है यार, पीएचडी कौन करे यार, इतना लंबा है ना, तो मतलब कुछ चीजें ऐसा मिल जाए कि हाँ इनकम सोर्स हो जाए, तो यार आपने यूजीसी नेट के थ्रू कर सकते हो, है ना, कि अगर आपने यूजीसी नेट में ना बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इवन वो भी बहुत अच्छी खासी मतलब मिल जाएगी, कि आपका गुजारा चल जाए। 31,000 पर मंथ है उसका अमाउंट, और वो आपको 2 साल तक मिलेगी,
और आपका काम अगर अच्छा रहा तो आप रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हो, और तब वो मतलब तब आपकी बढ़ जाएगी, तब वो हो जाएगी 35,000 पर मंथ, ठीक है, 3 साल तक, मतलब 5 साल तक आपको ऐसा मिल सकता है, ऐसा मौका कि आपको पैसे भी मिले और पीएचडी भी हो रही हो। तो ये जस्ट नेट के थ्रू हो सकता है आपका, या तो आप आईसीआर नेट दें, या तो आप सीएसआईआर नेट दें, या तो आप यूजीसी नेट दें, तीनों नेट से ये फैसिलिटीज आपको मिलेंगी अगर आप बहुत अच्छे से नेट क्लियर कर लेते हैं तो, ठीक है। और बाकी इसमें और क्या ऑप्शंस, इंडिया में तो यही ऑप्शंस है, इंडिया में तो यही ऑप्शंस है इसमें। और बाकी हम फॉरेस्ट्री वाले ना क्या कर सकते हैं कि जैसे चलो एमएससी के लिए तो इतना ही है, जिनको एमएससी करनी है ना उनको क्या क्या करना पड़ सकता है आगे, वो यही चीजें हैं बस, ठीक है। तो अब दूसरी वीडियो में बात करूंगी कि अगर जिसको फॉरेस्ट सर्विसेज में जाना है उसको कहाँ कहाँ पे मतलब वो अप्लाई कर सकता है।